नाजरीन, फैज़ हमीद के हवाले से मैं अभी कल ही आपसे बात कर रहा था, तो आज ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ भी आ गई है। फ़र्क ये है कि मैंने कहा था कि सज़ा फ़ाइनल हो गई है और ख़बर ये आई है कि प्रेस रिलीज़ में के चार्जशीट हुआ है। ये ऐसे ही है कि जैसे कि वज़ीर आज़म रवाना हो गए हैं जबकि वो पहुंच चुके होते हैं। चलें, खैर, इस पे गौर करते हैं कि ये डिटेल तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन डिटेल इन्होंने दी है। अब इस डिटेल पे बात करते हैं कि उसमें फैज़ हमीद ने का ये जो प्रेस रिलीज़ है, इसका मतलब क्या है। प्रेस रिलीज़ तो सब ने सुन ली है, अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं। और फिर ये कि मैंने एक और ख़बर भी दी थी कि नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म को कहा है, शहबाज शरीफ को, कि मौलाना की बात सुनी जाए, तो वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इस प्रेस रिलीज़ के कुछ नुकात बोल के आपके सामने उनकी तशरीह करता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि फैज़ हमीद पर जो चार्जशीट लगी है, यानी कि जो चार्जशीट लग गई है, फ़र्द जुर्म जो आयद हो गई है, वो है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना तो आपको पता है कि टॉप सिटी है और बहुत से हैं, और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनसे इन्होंने पैसे बटोरे, जिनमें आपने लोग इंस्टॉल किए और वहाँ से पैसा बनाया। इवन एक चैनल भी था, तो वो जो ब्रिगेडियर गफ़ार जो बीजी के नाम से जाने जाते थे, वो वहाँ इंस्टॉल था। कोई अरसलान कहीं और था, इंस्टॉल था। लियाकत, कर्नल लियाकत कहीं और था। तो जगह जगह उसने अपने बंदे जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए थे, तो अभी भी हैं कुछ जगहों पे। तो उनके ज़रिए ये पैसे मनी मिंटिंग होती थी, मनी मिंटिंग। और ये पैसे कितने बनाए हैं इसकी डिटेल भी आ गई है। अच्छा, अब ये तो चार्जशीट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसकी तरफ अभी लोग शायद पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रहे, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ। और ये जो चार्जशीट है, ये बतौर जनरल, बतौर ISI चीफ, ये वो है। और ये इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये सीक्रेट एक्ट की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ क्या हैं। तो मैंने ही आपको बहुत पहले, जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी फैज़ हमीद की, तो मैंने आपको ये बताया था कि 3 फ़ोन इसके ज़ेर इस्तेमाल थे जब ये पकड़े गए, और उन 3 फ़ोनों की लोकेशन बड़ी मानी खेज़ है। और फिर ये कि 3 फ़ोन क्यों रखे हुए थे। एक फ़ोन इनके पास था जब ये GHQ में एक इनको बुलाया गया, एक कर्टसी मीटिंग की गई और इनको भेज दिया गया, और जब ये निकले हैं बाहर तो एक दस्ता गया और उसने जाके इनको पकड़ा, फ़ौज का, इनको गिरफ़्तार किया और उन्होंने कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो ये हैरान परेशान रह गए। एक फ़ोन उस वक्त इनके पास था और वो ज़ाहिर है इनके ज़ेरे इस्तेमाल था, और दूसरा फ़ोन इनका जो मिला है, वो उस वक्त जो मिला था वो था डिप्लोमेटिक एनक्लेव। अब डिप्लोमेटिक एनक्लेव क्या है? ये वो एरिया है इस्लामाबाद का जहाँ पे तमाम मुल्कों की एम्बेसीज़ हैं, अमेरिकन एम्बेसी, UK एम्बेसी, फ्रांस एम्बेसी, तमाम मुल्कों की एम्बेसीज़ हैं यहाँ पे। ये वहाँ पे एक दूसरा फ़ोन था इनका, और वो फ़ोन जो है वो इस्तेमाल होता था, उसके ज़रिए ये पता नहीं क्या क्या करते रहे, वो आगे थोड़ी डिटेल बताता हूँ। और तीसरा फ़ोन जो था वो था इनका चकवाल में, इनका अपना जहाँ पे घर है वहाँ पे इनका तीसरा फ़ोन था। अब ये 3 फ़ोन अलग-अलग रखने का मकसद बड़ी सादा सी बात है, चूँकि इंटेलिजेंस का बंदा है, समझदार है, उसको पता है कि कैसे गुच्छा देना है, कैसे बचना है अपनी जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको रिकॉर्डिंग से, ताकि ट्रेस ना हो सकूं कि कहाँ पे है और क्या बात कर रहे हैं और किससे क्या बात हुई है। तो अलग-अलग बातें अलग-अलग बंदों के साथ हो रही थी। आपको याद है 3 ही फ़ोन जो हैं वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम है उससे पकड़े गए थे, और उसमें एक सैटेलाइट फ़ोन भी था।
और वो कहाँ राब्ते होते हैं? सैटेलाइट फ़ोन से और व्हाट्सएप से। तो वो जेल से पकड़ा गया था, अडयाला जेल से। देखें चीज़ें बड़ी रिजेंबल करेंगी आपको, मैं अभी बताता चला जाता हूँ। अच्छा, अब ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक फ़ोन जो है उसका मकसद क्या है? वो जो पकड़ा उससे निकला है फिर बहुत कुछ। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है उससे निकली है। इन्होंने डिप्लोमेट्स को और गैर मुल्की लोगों को, वहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेट्स तो नहीं होते ना, आपको पता है सफारत खानों में तो एजेंसीज के लोग होते हैं, उनकी अपनी एजेंसीज के अंडर कवर लोग होते हैं। इंडियन है, इंडियन एजेंसी है, एम्बेसी है, वो उनके अपने लोग होते हैं, अंडर कवर लोग होते हैं, रॉ के लोग होते हैं। इसी तरह अमेरिकन एम्बेसी में CIA के लोग होते हैं, FBI के लोग होते हैं, अंडर कवर होते हैं। वो यही काम करते हैं आके, उनका और क्या काम है? इतनी बड़ी वहाँ पे एम्बेसी है, एकर्स में ये जो अमेरिकन एम्बेसी है, तो वहाँ क्या हो रहा है? क्या एक एम्बेसडर रह रहा है, उसका स्टाफ रह रहा है? ऐसा तो नहीं है। ये तो रहमान मलिक अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो बता गए थे कि जो अमेरिकन एम्बेसी है वो क्या करती है। हमारी पूरी कैबिनेट की मीटिंग को उन्होंने बग कर लिया था वहाँ से बैठ के, और पूरी कार्रवाई उन्होंने बग कर ली थी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और वहाँ से कोई एटलीस्ट कोई 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, तो रिमोटली उन्होंने बग कर लिया था उसको। तो ये वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था, वहाँ जाके फ़ोन करते होंगे, वहाँ पे जाके क्या क्या सीक्रेट इन्होंने आउट किए होंगे। तो ये है असल में उनका बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म। और ये करेगा, माउंट करेगा ये सज़ाए मौत को। अब सज़ाए मौत होती है या नहीं होती है, 2 सज़ाएँ तजवीज़ हैं। ज़ाहिर है ये मिलिट्री कोर्ट है, उसमें सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात और इसमें जो सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, आगे चलता हूं, कि जो फैज़ हमीद हैं वो तोते की तरह बोले हैं, फर बोले हैं, सब कुछ बोल गए। और बोलना भी था इसलिए कि ये जो तीनों फ़ोन थे, ये तो सिर्फ 3 फ़ोन है ना, डिवाइसेस है ना, इनसे जो मिलने वाला डेटा है ना वो उनके सामने रखा गया। और जो बाकी जो उनके तोते थे, अरसलान था, कर्नल लियाकत था, और बहुत से उनके जो लोग थे, वो जो पकड़े गए, उन्होंने जो जो कुछ बताया, जो जो प्रूफ दिए, जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मिली, और जो डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डिवाइसेस से, उनकी डिवाइसेस से जो चीज़ें मिली हैं, तो सब साबित हो गया। इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो ना बोलते। और तफ्तीश, जाहिर है कि वो फ़ौज की तफ्तीश थी तो बहुत सख्त होती है, बेशक आगे फ़ौजी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने सब बोला है, इसलिए वो गवाह भी हैं। वो एक साइड पे मुल्ज़म हैं जिनको सज़ा जो हो जानी है, ज़ाहिर है अब जो समझ आ रही है कि सज़ा होने वाली है, और आर्मी चीफ ने साइन करने हैं और सज़ा हो जानी है। 2 सज़ाएँ जो हैं वो तजवीज़ है, एक सज़ाए मौत है और उम्र कैद है। लेकिन वो दूसरी तरफ वो गवाह भी हैं, और वो गवाह किसके ख़िलाफ़ हैं? वो इसमें लिखा हुआ है। वो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सियासी, उनके जो अज़ाइम थे, मज़मूम, आर्मी कह रही है, मज़मूम का मतलब होता है जिनकी मज़म्मत की जाए, ऐसे सियासी अनासर की इमा पर उन्होंने, मिली भुगत पर उन्होंने जो तशद्दुद के वाक़यात, पुरतशद्दुद वाक़यात जो हुए हैं, उनके पीछे भी ये थे। और 9 मई के वाक़यात जो हैं वो भी वो कहते हैं कि इनके पीछे भी ये थे। उसकी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश हो चुकी है बहरहाल। और इसके अलावा इंतशार और बदअमनी, ये चार्जशीट हो चुका है। 9 मई की प्रेस रिलीज़ है ना, उसके मुताबिक ये है कि वो हो रही है। अच्छा जी, अब ये जिसको फ़ौज मज़मूम कह रही हो, और जो इमा पर, पॉलिटिकल इमा पर किए गए फैसले, इसका मतलब क्या है कि बीइंग ISI चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आर्मी, उसने अपने बॉस, हु वाज द बॉस, पॉलिटिकल बॉस, वो थे इमरान खान, क्योंकि ISI चीफ प्रोटोकॉल वाइज वज़ीर आज़म का डायरेक्टली उसको जवाबदेह होता है। तो अपने पॉलिटिकल बॉस उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की इमा पे ये सब कुछ किया। आपको याद होगा कि ISPR के DG से एक सवाल हुआ था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या इमरान खान पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, तो उन्होंने बड़ा ही सादगी से एक जुमला कह गए थे कि अगर कोई शख्स, कोई फ़ौजी अफसर
किसी सियासी इमा पर कोई फ़ैसला करता है तो फिर वो उसके दायरा इख्तियार में आता है, मिलिट्री ट्रायल के दायरा इख्तियार में आता है। अभी खैर फ़ैसला केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फ़ैसला भी आ जाएगा। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल में कोई रुकावट रहेगी। वो अगली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आगे जाके कहीं बताऊँगा कि वो क्या होगा फिर। अच्छा, अब ये सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर साजिशें कौन सी थी? जब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जा रहा था और उस जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पे ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था ना। ये जो लाहौर से लॉन्ग मार्च चला था, ये क्यों चला था? ये एक अपॉइंटमेंट पे था। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा कोई सियासी लीडर जो है वो किसी अपॉइंटमेंट पे लॉन्ग मार्च शुरू कर देता। ये तो एक सियासी शऊर और सियासत का ये मतलब ये सियासतदान होता है कि वो एक अपॉइंटमेंट पे उठ के तो पूरी अपनी सियासी तहरीक शुरू कर दे। कहीं नहीं आपको नजर आएगा मुल्क की तारीख के, आप पूरी दुनिया में आप देख लें कि किसी अपॉइंटमेंट पे आके तो इतना अपनी सियासत को दाव पे नहीं लगाया जाता। और दाव पे लगी है, ये साबित हो जाएगा ना। अभी तो साबित हो रहा है, बहुत कुछ साबित हो रहा है, अभी साबित हो जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो बंदा सियासतदान नहीं है, तो वो सियासतदानों से बात क्यों करेगा? इसलिए अभी तक कह रहा है कि मैं उधर ही बात करनी है। लेकिन अब ये देखें, गौर करें, जो एंटी टेररिस्ट कोड लाहौर है उसने जब जमानतें आई हैं, ये पिछले इस हफ्ते से पिछले हफ्ते की बात है, जमानतों का केस आया, उसने रिजेक्ट की हैं और उसमें अदालत का जो तफसीली फैसला उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। ये जो 9 मई की जितनी प्लानिंग है और उसमें तफसीली फैसले में लिखा है कि ये ज़मान पार्क में ये सारी प्लानिंग हुई थी। तो वो एक लिहाज से एक वर्डिक्ट मौजूद है। और दूसरी तरफ ये फैज़ हमीद है और इसके साथ लिंक करें कि जो फार्मेशन कमांडर्स मीटिंग हुई थी और मैंने खबर दी थी कि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि करें जो करना है, इसको ख़त्म करें क्योंकि ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है और ये मुल्क के लिए नुकसान से नुकसानदेह होता जा रहा है। तो फिर वहाँ वादा किया गया था कि जी बिल्कुल इसको अब हम कंक्लूड करते हैं। तो ये अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और 9 मई का गवाह फैज़ हमीद है अगेंस्ट इमरान खान। कोई और शक, कोई और बात? यही है, सीधी सी बात। और आखिर में मैं बताऊं कि जो मैंने कल खबर दी थी कि नवाज शरीफ ने कहा है, तो वो मसवदा उनके कहने पे, नवाज शरीफ के कहने पे वज़ीर आज़म ने अब एक तरमीमी मसवदा मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिया है और वो उस पर गौर कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पे उसको रिजेक्ट करेंगे और फिर एक उसमें चेंज आएगी और फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो पास होगा और नवाज शरीफ की जो बात है वो प्रिवेल करेगी और नवाज शरीफ की सियासत ही असल में अब चलेगी। अब वो और कैसे चलेगी इसकी तफसीलात अब मैं आगे किसी दिन बताऊंगा कि वो क्या क्या होगा, क्योंकि सियासत नहीं चलना है। सियासत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तो सियासत पर कुछ सियासतदानी करेगा ना। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बाकी अपडेट कल।